एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। इनफैक्ट अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सारे क्वेश्चन इंक्लूडिंग मिसलेनियस, तो 2 आवर्स में पूरा का पूरा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, शायद एग्जाम्पल भी हो जाए। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन है, इसके जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें ये वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा है वो सबसे ज्यादा यूज होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा, बाकी इंटीग्रेशन के और भी फॉर्मूले होंगे लेकिन ये सबसे ज्यादा यूज होगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और तुम लोगों को क्या आना चाहिए, तो क्लास 11th में कोनिक सेक्शन जो चैप्टर हुआ करता था उसका कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो क्लास 11th में जो कोनिक सेक्शन आप लोग पढ़ते थे उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। कोनिक सेक्शन में आप 4 तरह के सेक्शंस पढ़ते थे। सबसे पहला क्या होता था, सर्कल्स, याद है ना सर्कल्स। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो 11th में पढ़ते थे, ये होती थी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, आर स्क्वायर। फिर इसका एक्सपांडेड फॉर्म होता था, उसको एक्सपांड करते थे, अलग अलग बनता था, लेकिन ओवरऑल ये होता था। यहां पर h और k का मतलब क्या होता था, उसका सेंटर कहां पर आ रहा है, उसकी पोजीशन, और r का मतलब क्या होता था, रेडियस। तो अगर मान लो इस तरीके का आपको कोई एक इक्वेशन दे दिया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 3 स्क्वायर, अगर मान लो ऐसा दे दिया, मतलब आप समझ जाओगे कि भाई ये सर्कल की इक्वेशन है और सर्कल का सेंटर कहां पर आ रहा है 1,2 पे, और उसका रेडियस कितना है 3 यूनिट्स। मतलब ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, आप ये समझ जाओगे। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये चीज पता होनी चाहिए आप लोगों को। फिर आपको क्या पता होना चाहिए, दूसरे टाइप का सेक्शन, और जो दूसरा सेक्शन है वो है पैराबोला। पैराबोला ये भी आप लोग पढ़ते हो थे क्लास 11th में। तो पैराबोला में 4 तरह के पैराबोला पढ़ते थे। कौन से 4 तरह के, एक बार रिकॉल करवाता हूं, जो अभी लेट आए वो लोग से पूछ लेता हूं। ठीक है, चलो। हाँ, सबसे पहला ये वाला पैराबोला। हाँ, मिसलेनियस के लगभग 10-15 क्वेश्चन बचे हैं, हम करेंगे उसको एक दिन संडे को लेके। बोर हो जाओगे ना, नहीं तो इंटीग्रेशन। ठीक है, किसी एक आध दिन 2 घंटे की क्लास लेके उसको कंप्लीट करवा दूंगा। अभी नया चैप्टर चालू करते हैं, वो 2 घंटे में एक चैप्टर खत्म होगा तो लगेगा ना थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो ऐसा लग रहा है बहुत दिन से वही चल रहा है। हाँ, ये 2 घंटे में हो जाएगा। एनसीईआरटी पीवाईक्यू ऐड कर दोगे तो और 2 घंटे लगा दो, 4 घंटे में खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो तुम लोगों की स्पीड के ऊपर है, वही थोड़ा सा देख रहा था मैं। वो एक फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा इसलिए लिखा हूं। ठीक है, बाकी सारे फॉर्मूले यूज होंगे इंटीग्रेशन के, बट ये वाला जो फॉर्मूला मैंने इंटीग्रेशन का लिखा है ये सबसे ज्यादा बार यूज होगा। ठीक है, अभी चलो सब इधर सेटल डाउन हो, सुनो ध्यान से। ये चैप्टर की ब्रीफ समरी में बता रहा था पहले, 2 घंटे में हार्डली कंप्लीट हो जाएगा ये, और इजी है अगर आपको फंडामेंटल पता है तो। ठीक है, कौन से फंडामेंटल, एक तो ये फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए और कोनिक सेक्शन का पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता था, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ h और k क्या होता था, हाँ लिख रहा हूं, रुक जा। यहाँ h और k क्या होता था, सेंटर का कोऑर्डिनेट। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, और इक्वेशन से हम देख के पता कर सकते थे कि भाई सेंटर कहां पर आ रहा है, रेडियस क्या है, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद पैराबोला। पैराबोला के आपने 4 तरह के फॉर्म्स देखे थे, एक तो ये वाला सी शेप में, दूसरा उल्टा सी वाला। दोनों की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती थी बताओ? इसका होता था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और इसका क्या होता था, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। ठीक है, और 2 ये वाले होते थे, एक तो यू शेप्ड बनता था और एक उल्टा यू बनता था। हाँ, इसकी इक्वेशन क्या क्या होती थी, इसका क्या होता था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और इसका क्या होता था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो ये आपको चारों इक्वेशन और इनके ग्राफ्स दिमाग में मैप होने चाहिए। क्या ये क्लियर हो गया? ये सभी हम वो स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रहे हैं जब इसके वर्टेक्स कहां पर आएंगे, ओरिजिन पे आएंगे। ये हो गया पैराबोला।
इसके बाद नेक्स्ट जो कोनिक सेक्शन का पार्ट है वो है इलिप्स। इलिप्स, तो इलिप्स का कंसेप्ट बता देता हूं। इलिप्स, आपने दो तरह के इलिप्स देखे थे, एक जिसका मेजर एक्सिस किसके अलोंग होता है, एक्स एक्सिस, और दूसरा जिसका मेजर एक्सिस किसके अलोंग होता है, वाई एक्सिस। याद आया ये? यहां पर ये जो इलिप्स की इक्वेशन होती थी ये होती थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था, 1। यहां पर होता था एक्स स्क्वायर, यहां बदल जाता था, क्या आता था, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इक्वेशन को देख के कैसे पता लगाएंगे कि मेजर के अलोंग बनेगा या माइनर के अलोंग बनेगा। जैसे अगर मान लो मैं एक इक्वेशन बनाता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। इलिप्स की इक्वेशन है, समझ गए हो? लेकिन ये इलिप्स है या ये वाला इलिप्स है, राइट वाला इलिप्स है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, मतलब उसके अलोंग होगा उसका मेजर एक्सिस। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अगर मान लो यहां पर जैसे ये हमने इलिप्स बना दिया, इलिप्स बना दिया, इसके ये वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आप इक्वेशन से पता कर सकते हो, पता कर सकते हो कि नहीं? क्या होगा बताओ, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये ए स्क्वायर है ना, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a, 0। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस a, 0। यहाँ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है ना, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, माइनस बी, इसका क्या हो जाएगा 0, प्लस बी। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब जैसे ये वाला है तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताओ जल्दी? नहीं, क्या आएगा 2, 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन क्या लिखा है 4। 4 मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर। समझ गए ना ये चीज? तो ये सारे कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। हाइपरबोला नहीं आता है, ठीक है। ये तीन ही टाइप के कोनिक सेक्शन का यूज होगा यहां पर ज्यादातर, ठीक है। अदर देन दिस और क्या पता होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता होना चाहिए, और लाइन को ड्रॉ करना आना चाहिए, जो 9th से 10th से प्रैक्टिस करते आ रहे हो जाता है ना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहां गया, क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 तो नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स दिस। ये इलिप्स की इक्वेशन गिवन है, इस इलिप्स का अच्छे से डायग्राम बना के दिखाओ, डायग्राम कैसा बनेगा। नहीं हुआ है। इस इलिप्स का डायग्राम बना के दिखाओ कैसा बनेगा। जल्दी सब अपनी कॉपी में ड्रॉ करो, मुझे दिखाओ कॉपी उठा के। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बाकी लोग वर्टेक्स मार्क करो, पॉइंट्स मार्क करो, ठीक है। हाँ इलिप्स तो हमारे उसमें ऐसा है क्या? ओके, तुम लोगों के में ऑप्शन रहेगा। क्या ऐसा बनाया इलिप्स सबने? ठीक है। अब मैं ये पूछ रहा था कि ये पॉइंट्स क्या है, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 4, 0, और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट -4, 0। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 3, और इसका हो जाएगा 0, -3। क्या ये क्लियर हो गया? और आपको क्या निकालना है बताओ, इलिप्स के अंदर का एरिया कितना होगा। जैसे सर्कल अगर होता मान लो, तो सर्कल के अंदर का एरिया क्या होता है πr²। ऐसे इस इलिप्स के अंदर का एरिया क्या होगा। तो एक चीज तो आपको पता है, भले ये डायग्राम मैंने ठीक से नहीं बताया बनाया, लेकिन आपको पता है
ये चारों एरिया बराबर होंगे क्योंकि ये सिमेट्रिक होगा ना एक्स और वाई के अलोंग। तो हम क्या करेंगे, हम ना ये वाले पोर्शन का बस एरिया निकाल लेंगे और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे, उसको 4 कर देंगे। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहां पर इसकी मार्किंग करते हैं, इस पॉइंट को O लेते हैं, इस पॉइंट को A लेते हैं और इस पॉइंट को ले लेते हैं B। ठीक है, और यहां पर लिख देते हैं एरिया एनक्लोज्ड या एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ रीजन इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन OAB। तो जिस रीजन का एरिया निकालना है दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन AOB। क्या ये क्लियर हो गया? अब AOB वाले रीजन का एरिया हम इंटीग्रेशन यूज करके निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट मेरे को कभी समझ में नहीं आता था। ठीक है, और मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों को भी समझ में नहीं आता ये कंसेप्ट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्या है, यहां पर ना एक छोटी सी वर्टिकल लाइन ले लेते, अज्यूम कर लेते एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो एक छोटा सा रेक्टेंगल होगा, छोटा सा रेक्टेंगल होगा जिसमें इसकी जो हाइट होगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे, y से, हाइट से। ठीक है, और इसका छोटा सा जो विड्थ होगा जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, dx से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल का ये लेंथ हो गया dx और ये विड्थ हो गई कितनी, y। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, L इंटू बी, मतलब कितना हो जाएगा, y इंटू dx। समझ में आया क्या? एक छोटे से स्ट्रिप का एरिया मैं बोल रहा हूं। अब ऐसे इसमें कितने स्ट्रिप होंगे, बहुत सारे स्ट्रिप होंगे। कहां से कहां तक ये स्ट्रिप जाएंगे, 0 से लेके कहां तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो यहां पर मैं लगाऊंगा इंटीग्रेशन और लिमिट लगा दूंगा कहां से कहां तक, 0 से लेके 4 तक। इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना। ठीक है, तो यहाँ ये सारे स्ट्रिप्स को हम ऐड करते जा रहे हैं, कहां से कहां तक, 0 से लेके 4 तक, x की वैल्यू यहां तक है। समझ में आ गया ये चीज? तो ये आपको क्या देगा, एरिया दे देगा इस पूरे रीजन का। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें ये ध्यान में रखनी है, जैसे हम यहाँ पर dx ले रहे हैं ना, मतलब वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं ना, तो यहां पर हम x की लिमिट देखेंगे हमेशा। तो x की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, ये 0 से लेके 4 तक। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, और ये आपको क्या देता है, x एक्सिस और ये कर्व के बीच का जो एरिया वो देता है, x एक्सिस, क्योंकि dx और y मतलब वो कर्व का y का वैल्यू। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, और बाहर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बाहर में 4 क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय 4 था। क्या ये क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला हमने कैसे बनाया? ठीक है, अब ये y की वैल्यू आपको चाहिए यहां पर, क्योंकि y की वैल्यू रखोगे तभी तो इंटीग्रेट कर पाओगे ना। वेरिएबल y है लेकिन इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के। तो हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू कहां से निकालेंगे, तो ये देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये इक्वेशन लिखा हुआ है ना, यहां से y की वैल्यू निकालो। बताओ क्या आएगी y की वैल्यू? यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? अगर समझ में नहीं आ रहा कैसे निकालना है तो देखते चलो। ये सबको इधर पे भेज देना, तो वाई स्क्वायर बाय 9 लेफ्ट में बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 बन जाएगा। पहला स्टेप समझ में आ गया? इसको सॉल्व कर, भले ये तेरे सिलेबस में एलिप्स नहीं है लेकिन इस टाइप का इंटीग्रल जरूर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाय 9, इधर पे एलसीएम ले लेंगे तो इधर पे 16 आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। डन, यहां तक की चीजें समझ में आ गई। फिर ये 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 बाय 16 और ब्रैकेट के अंदर में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आ गई, बताओ जल्दी। अब y की वैल्यू निकालोगे तो इधर पे रूट लेना पड़ेगा, रूट लोगे तो रूट ओवर कितना हो जाएगा, 9 बाय 16 और इधर पे आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आएगा ये? अब 9 बाय 16 तो रूट से बाहर निकल जाएगा ना, 3 बाय 4 बन के, और इधर पे क्या आ जाएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये पूरी चीज समझ में आ गई, बताओ जल्दी। ये पूरा का पूरा रफ वर्क है, ऐसे ही हो जाना चाहिए 1-2 सेकंड में। ठीक है, y की वैल्यू आराम से निकल जानी चाहिए किसी भी क्वेश्चन के लिए। अब ये जो हमने y की वैल्यू निकाली है उसको हम यहां पर पुट कर देंगे इस इंटीग्रेशन का जो हमने फॉर्मूला बनाया उसमें। तो y की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो हो जाएगा 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 4, y की जगह पे आ जाएगा 3 by 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर पे आ जाएगा dx। अब बाकी काम आपको करना है,
3/4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देना है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो मैंने बताया बार बार यूज होगा, उसको लगाना है, फिर लिमिट पुट करना है और फिर आंसर निकालना है। अक्षांश थोड़ा धीरे बोला कर। हाँ, फॉर्मूला याद नहीं है, मैं इसीलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखा था वाला। जिनको याद नहीं है फॉर्मूला अभी लिखो तुरंत, ये बहुत सारे क्वेश्चन में बार बार यूज होगा ये फॉर्मूला। हटा दो फॉर्मूला में। अप्लाई कर दिया है फॉर्मूला। हाँ, तो पहले तो ये 4 और ये 4 को काट दिया होगा, बाहर में बच गया होगा 3। इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन 0 to 4, इधर पे इसको लिख दिया होगा 4² - x² dx। हाँ चलो बताओ, अब अप्लाई करने के बाद क्या लिखा बताओ जल्दी। सबसे पहले x/2 √, हाँ मतलब यही आ जाएगा, फिर प्लस 16 a² ऐसा है ना फॉर्मूला। हाँ, a² साइन इनवर्स x/a, x/4 ब्रैकेट क्लोज। कंफर्म करो ऐसा आया क्या सबका? ठीक है, और लिमिट यहां पर कहां से कहां तक जा रही है? 0 से लेके 4 तक। डन, यहां तक सबने कर लिया। अब देखो थोड़ा इधर पे सब ध्यान देना, लिमिट कैसे अप्लाई करना है आपको। पूरा वैल्यू पुट नहीं करना है, थोड़ा सा इधर देखते जाना, डायरेक्ट करना है। सबसे पहले अपर लिमिट डालते हैं हम, अपर लिमिट डालते हैं यहां पर देखो इधर। अपर लिमिट यहां 4 डालेगा तो ठीक है, अपर लिमिट जब यहां 4 डालेगा तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो अपर लिमिट 4 डालने पे ये पूरी तरीके से 0 हो जा रहा है। लोअर लिमिट डालते हैं 0, तो लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो क्या होगा इसमें बताओ? अगेन 0, क्योंकि ये 0 हो गया, 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा? 0। तो अपर लोअर दोनों में ये चीज तो खत्म हो गई, समझ गए ना? अब इसमें अपर लिमिट डालते हैं, तो इसमें अपर लिमिट डालेंगे तो साइन इनवर्स 4/4, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। इसमें जब लोअर लिमिट डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 क्या होता है? 0। तो वो भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक ही वैल्यू यहां पर बचेगी, मतलब ये आ जाएगा 3 और इधर पे क्या आ जाएगा? इंटू 4² या 16/2 लिख देता हूं, और इधर पे क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 4/4 बच जाएगा। और माइनस लोअर लिमिट पे तो वो 0 ही हो जा रहा है, समझ गए ना ये? हाँ, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 3 इंटू 16/2, 16/2 तो 8 हो जाएगा, इंटू क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस सी नहीं आएगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, प्लस सी इनडेफिनेट में आता है। हाँ, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? π/2, तो यहां पर आ जाएगा π/2। तो 3 इंटू 8 इंटू π/2, समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, अब ये 2 1 जा और 2 4 जा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये 12 पाई, जो भी है यूनिट स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका एरिया। क्या ये समझ में आ गया सभी को? बताओ जल्दी, क्या अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? हटा दो इसको, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। हाँ, डायग्राम बनाना पड़ेगा इसमें, इसमें डायग्राम का मार्क्स होता है, कई बार तो मेंशन भी करता है कि स्केच द ग्राफ, ये भी बोलता है। डायग्राम गलत है। हाँ, तेरा चलेगा।
तेरा गलत नहीं चलेगा। हाँ ये सही है, क्योंकि तेरे में इलिप्स है नहीं तो तू छोड़ सकता है। हाँ हाँ ये सही है, वर्टिकल इलिप्स बनेगा। सोचो थोड़ा सा तुम लोग, बाकी मैं बताता हूँ। ये वाला इलिप्स बनेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि y का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0,3, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2,0, है ना। बाकी सब सिमिलर टाइप की चीजें, ठीक है। अब इसमें भी तो हम वर्टिकल स्ट्रिप वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं ना, यहां पर भी तो अप्लाई होगा वो कंसेप्ट, सेम चीज। हाँ ठीक है, सेम चीज होगी। ये एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लिया हमने, तो इस वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स आ जाएगा। लिमिट x के हिसाब से लेते हैं, 0 से लेके 2 तक ले लेंगे, खत्म। जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसके अंदर मैं 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी। इसकी मार्किंग कर देते ना, ओ ए बी, इसको ओ ले लेते हैं, इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4 कर रहे हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम कंसेप्ट क्या लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 to 2 y dx, है ना। ये कंफ्यूजन होता है कि सर 0 से 3 लेना है या 0 से 2 लेना है लिमिट, तो आप ये देख लो, dx है मतलब x एक्सिस वाली लिमिट। अब y की वैल्यू निकालना है, जैसे हमने पिछले बार निकाला था, तो y की वैल्यू निकाल लोगे बड़ी आसानी से इस बार। बताओ y की वैल्यू क्या आई। 3/2 √/4 - x²। ठीक है, सही है। हम्म
ओके, हुआ क्या सॉल्व? कितना है आंसर? सबका आ गया 6 पाई। हाँ 6 पाई यूनिट स्क्वायर। तो मैं दो चीज बताऊंगा बोल रहा था, वो दो चीज क्या है? पहला, आपको पता है ना एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो सीधा सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है ना, वैसे ही इलिप्स के एरिया का भी सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। क्या होता है उसका फॉर्मूला? पाई ए बी। अब ए और बी क्या होता है पता है आप लोगों को? ए और बी यहां से निकलता है। जैसे ये वाली वैल्यू ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर 9 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ये वाली वैल्यू बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर 4 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ए और बी की वैल्यू मिल गई 2 और 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 पाई। समझ गए ना ये चीज? तो ये आया 6 पाई। पिछले क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया था, देखो याद करो। ए और बी की वैल्यू क्या क्या थी यहाँ पर? 4 और 3, तो आंसर कितना आएगा 12 पाई। आंसर हमारे पास कितना आया था 12 पाई। समझ गए ना ये? तो इससे आपको पता रहेगा कि आंसर क्या लाना है। ठीक है, ओके डन। ये पहली चीज बता रहा था। दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है। अभी देखो हमने यहां पर एक तरीका यूज किया, मैंने क्या बताया? वर्टिकल स्ट्रिप लेना है ना? लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार वर्टिकल स्ट्रिप लेके करो सॉल्व। आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके भी कर सकते हो। अब अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके करेंगे इसको सॉल्व, तो क्या चीजें बदल जाएंगी वो थोड़ा समझते हैं। अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहा हूं, तो देखो ये इस टाइप का हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ये वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? अब यहां पर जो हम dx ले रहे थे, अब उसकी जगह पे यहां पर क्या लेंगे dy। और ये वाली लेंथ उसका x कोऑर्डिनेट हो गया, मतलब क्या हो जाएगा x हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो फॉर्मूला यहां पर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर x इंटू dy। क्या ये क्लियर हो गया? अब लिमिट हम किसके हिसाब से डिसाइड करेंगे? y एक्सिस के हिसाब से। तो लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? 0 से लेके 3 वाली। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? तो आप ये वाला भी तरीके से सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा, वाले तरीके से भी सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा। लेकिन अभी ये 1/4 का देगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे तो टोटल का देगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ऑब्वियसली, हाँ अगर आप बड़े से छोटे लगा दोगे, मतलब उल्टा लगा दोगे, तो क्या होगा? आंसर नेगेटिव आएगा और कुछ नहीं होगा। और एरिया को हम हमेशा क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, दैट्स व्हाई उसको वापस से पॉजिटिव बना देंगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, बस ध्यान रखना पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को पहले सिर्फ समझो और इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ, और इसको एमसीक्यू के टाइप का मत सोचो, सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। तो हाँ, कुछ नहीं होता, जो भी है सब मैथ्स का ही पार्ट है। ठीक है, आगे पीछे होगा जो भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो इधर ध्यान दो क्या लिखा है। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल दिस एंड द लाइंस दिस। तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, खाली इसको याद रखो, दिमाग में रखो। ठीक है, जो इस सर्कल और ये दोनों लाइन से बाउंडेड है। आपको पहला काम करना है, सर्कल का डायग्राम अच्छे से बनाना है, मतलब उसका सेंटर कहां आएगा, उसका रेडियस कहां पर होगा, एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा, वाई को कहां पर कट करेगा। गलत बनाया है, हाँ गलत बनाया, सही बनाया, सही बनाया।
हाँ सही है, पूरा एकदम प्रॉपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। जैसे ये हो गया एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने क्या बोला था, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये बताया था स्टैंडर्ड इक्वेशन, याद है ना। बताओ एच और के की वैल्यू क्या है, 0, मतलब सेंटर कहां पर आ रहा है, ओरिजिन पे, तो ओरिजिन पे आ गया सेंटर। रेडियस कितना है, रेडियस है 2, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो इसका मतलब सर्कल जो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको, क्या ये क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट चीज है, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, 2,0। ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,2। क्या पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, नहीं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट भी नहीं, और भी कुछ बोल रहा है, इन दोनों लाइन के बीच में होना चाहिए। अच्छा, ये लाइन की इक्वेशन है, पता है कि नहीं, x इक्वल टू 0 लाइन की इक्वेशन है। किस लाइन की इक्वेशन है आयुष, x इक्वल टू 0 लाइन का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। y एक्सिस के पैरेलल बनेगा, इनफैक्ट y एक्सिस ही बनेगा, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब ये जो लाइन है ये है x इक्वल टू 0 वाली लाइन, इसको बोलेंगे हम। क्या ये क्लियर है, ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है ना सबको। हम स्टार्टिंग में पढ़ते थे स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर में, पहला क्वेश्चन होता था हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। अच्छा, ये वाली लाइन का ग्राफ कैसा बनेगा पता है ना सबको, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू 2, डन, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है जो एरिया होना चाहिए वो सर्कल के अंदर होना चाहिए, दोनों लाइन के बीच में होना चाहिए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। मतलब सीधे सीधे वो कौन सा एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, वो निकालने के लिए बोल रहा है ये वाला एरिया, समझ गया ना ये चीज, ये वाला एरिया। हाँ, वो रेक्टेंगल स्ट्रिप से निकालना है, लेकिन आपको आंसर पता है क्या लाना है, ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है, सर्कल का 1/4 है ना, सर्कल के 1/4 का एरिया क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर पूरे सर्कल का, उसका 1/4 है, दैट्स व्हाई 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 2, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1/4 पाई इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा पाई। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्या ये क्लियर हो गया सबको, लेकिन इसको सब्जेक्टिव में सॉल्व करना है आपको। तो सॉल्व करो, इंटीग्रेशन करके दिखाओ, फिर कैसे अप्लाई हुआ इंटीग्रेशन, और फाइनल आंसर वेरीफाई करके दिखाओ। इसमें को लिखना पड़ेगा ना एरिया, नहीं, यहाँ 4 टाइम्स क्यों करना है भाई, इसमें तो सिर्फ इतना ही निकालना है, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड शेडेड रीजन, ऐसा लिखना चाहिए, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड शेडेड रीजन, या रिक्वायर्ड रीजन बस लिख दो, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx, वर्टिकल स्टेप ले रहे हैं अगर हम लोग, तो y dx, तो dx ये हो गया, y मतलब ये आ गया, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेके 2। अब y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y की वैल्यू पुट करेंगे सर्कल की इक्वेशन से, तो क्या आ जाएगी y की वैल्यू, √4 माइनस एक्स स्क्वायर, या 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा, आ गया। हाँ, क्या है फॉर्मूला इसका, x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, मतलब 4/2 साइन इनवर्स x/2, और लिमिट आ जाएगी 0 से 2, डन। अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों पुट करने पे ये तो हो जाएगा 0, ये सिर्फ अपर लिमिट पे आएगा, लोअर लिमिट पे तो ये भी हो जाएगा 0। तो 4/2 साइन इनवर्स 2/2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू π/2, तो आंसर आ जाएगा पाई। समझ गए ना सभी, हटा दो फिर ये क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से, पहले तो डायग्राम चाहिए मुझे, और इसको छोड़ दो, ऑप्शन को मत देखो।
डायग्राम बनाओ और बताओ कौन से रीजन का एरिया निकालना है। बाउंडेड बाय द कर्व दिस y एक्सिस है, ठीक है। रीजन कौन सा है? नहीं, उसमें जितनी चीजें गिवन है वो सफिशिएंट है समझने के लिए। पहले तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ, तो तुम लोग सब बना लिया? हाँ ठीक है। कौन सा वाला एरिया निकालना है? चलो चेक करो पहले तो। ये इसका इसका ग्राफ बना लोगे ना सभी? इसका ग्राफ सी वाला बनेगा ना? तो इसका ग्राफ बन जाएगा ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या बोल रहा है? वाई एक्सेस बोल रहा है। तो वाई एक्सेस तो सब जानते हैं, वाई एक्सेस मतलब ये हो गया वाई एक्सेस, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहा है? y इज इक्वल टू 3। अच्छा, y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन कैसे बनती है? हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन ये हो गई, मान लेते हैं ये वाली हो गई, ये y इक्वल टू 3 वाली लाइन हो गई। तो ये ग्राफ मेरे ख्याल से सबने बना लिया। अब क्वेश्चन में डाउट ये कि कौन सा एरिया निकालना है। तो बाउंडेड का मतलब जानते हो क्या होता है? बाउंडेड मतलब बंद होना चाहिए, अनबाउंडेड मतलब ओपन, इनफाइनाइट जाता है। तो यहाँ बाउंडेड कौन सा दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है कि नहीं? बाउंडेड। दूसरे तरीके से समझो, उसकी बाउंड्री डिफाइंड है। उसने बताया 3 बाउंड्री है। एक बाउंड्री तो पैराबोला है, दूसरी बाउंड्री क्या है? वाई एक्सिस है, तीसरी बाउंड्री क्या है? ये। तो ये तीनों बाउंड्री के बीच का एरिया तो यही अकेला है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो आपको ये वाले रीजन का एरिया निकालना है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये वाले रीजन का एरिया निकालने के लिए आप वो वर्टिकल स्ट्रिप नहीं ले पाओगे, क्योंकि इसकी बाउंड्री में एक्स एक्सिस नहीं है। ये जिस रीजन का आपको एरिया निकालना है, ये वाला जिस रीजन का आपको एरिया निकालना है, वो रीजन में वाई एक्सिस आ रहा है। इसीलिए हमने वाला भी कंसेप्ट पढ़ा था, ताकि ये अप्लाई कर सके हम लोग। समझ में आया कि नहीं? ये वाले रीजन का एरिया निकालना है। तो अब यहां पर हम वर्टिकल स्ट्रिप नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी बाउंड्री में एक्स एक्सिस नहीं आ रहा है। कौन सा एक्सिस आ रहा है? वाई एक्सिस। तो हम यहां पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मतलब ये वाला लेंगे। और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वाले कंसेप्ट में हम ये वाले पार्ट को क्या लेते हैं? डी वाई, सॉरी, ये वाले पार्ट को क्या लेते हैं? डी वाई। और ये वाली लेंथ को क्या ले लेते हैं? एक्स। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो यहाँ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा एक्स डी वाई, एक्स डी वाई। और लिमिट वाई एक्सिस से डिसाइड होती है। तो वाई एक्सिस में कहां से कहां तक बन रहा है ये ग्राफ? 0 से लेके 3, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 3 तक। तो लिमिट हो जाएगी यहां पर 0 से लेके 3। डन? समझ में आ गया सबको? अब x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, किसके टर्म्स में? y के टर्म्स में, तभी तो हो पाएगा इंटीग्रेट। तो x की वैल्यू निकाल लो। देखो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वाई स्क्वायर बाय 4। x की इस वैल्यू को उठा के यहां पर डाल दो। तो इंटीग्रेशन 0 to 3, यहां पर क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर बाय 4, और ये आ जाएगा डी वाई। सॉल्व करो, इंटीग्रेट करो, फाइनल आंसर बताओ क्या आ रहा है। ये तो डायरेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। y³/3, 9/4, 9/4 आ रहा है ना? 9/4, ठीक है। बाकी लोगों को भी चेक कर लो एक बार। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं ना? ऑप्शन ऑप्शन बी, हाँ 9/4 करेक्ट है। हो गया सभी का? ये जल्दी बताओ, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट। तो अब ये खत्म हो गया एक्सरसाइज। अब आते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में। फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही क्वेश्चन था। मिसलेनियस एक्सरसाइज कितने क्वेश्चन है इसमें? 5 क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ।
अनुष्का, तुमने अगर स्टार्टिंग का क्लास मिस किया तो एक बार दोबारा से रिकॉर्डिंग देख लेना ना, स्टार्टिंग के कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर। फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड द गिवन लाइंस। तो अभी मैं फर्स्ट वाले पे फोकस कर रहा हूं, सेकंड को हटा देता हूं। क्या ये ग्राफ बना लोगे ना? बना लिया ग्राफ? ग्राफ के लिए सबसे पहले बनेगा एक्स एक्सिस, फिर ये बना लेते हैं वाई एक्सिस। हाँ, पैराबोला का शेप फेसिंग टूवर्ड्स यू शेप, फेसिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हो जाएगा पैराबोला। ठीक है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, ये दो वर्टिकल लाइंस हो गई। ये वाली लाइन हो गई x इक्वल टू 1, ये वाली लाइन हो गई x इक्वल टू 2। डन। और तीसरा क्या बोल रहा है? x एक्सिस। x एक्सिस मतलब ये, मतलब उसने चारों बाउंड्री बता दी। अब यहां पर चार बाउंड्री है, एक तो ये लाइन, ये लाइन, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। ये पैराबोला एक बाउंड्री, ये एक बाउंड्री है। तो जो आपका रिक्वायर्ड शेडेड रीजन है वो कौन सा है? वो शेडेड रीजन है ये वाला। क्या ये समझ में आया? बताओ जल्दी, कैसे पहचानोगे? नहीं, इसमें वर्टिकल लेना है ना, इसमें एक्स एक्सिस है ना। जिस एक्सिस से बाउंडेड है वो एक्सिस को dx या dy लेना है। ठीक है, ठीक है। यहां x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 1 से लेके x इक्वल टू 2 तक। ठीक है, तो यहां पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1 से लेके 2, यहां आ जाएगा y dx। और y की वैल्यू ये पैराबोला की ग्राफ इक्वेशन जो दी है उससे पुट करना है। तो y की वैल्यू पैराबोला की इक्वेशन में क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 एक्स स्क्वायर, और इधर पे क्या आ जाएगा? dx। समझ गए? कितना आ रहा है? एक्स क्यूब बाय 3, 1 से लेके 2, 8, 8 माइनस 1, हाँ 7 बाय 3 यूनिट स्क्वायर। क्या ये हो गया सबका? चेक कर लो, सेकेंड पार्ट सॉल्व करो। शाम में भी कुछ डाउट? हाँ हाँ, सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन पहले नोट कर लो। y इक्वल टू एक्स की पावर 4, नोट करो जल्दी। y इक्वल टू एक्स की पावर 4, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5, एंड x एक्सिस, एंड x एक्सिस। हो गया? इसका डायग्राम कैसे बनेगा बनाओ। नहीं, यू की तरफ फेस करेगा, पूछ रहा है, बता रहा है। अगर मान लो कभी किसी पॉलिनोमियल का पता नहीं कि डायग्राम कैसा बनेगा, तो अंदाजा भी लगाना है तो कैसे लगाओगे? कोऑर्डिनेट्स निकाल के, पॉइंट निकाल के, एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, वाई की वैल्यू निकालते जाओ। ठीक है, एक अंदाजा देखते जाओ, है ना। सेकंड वाले पार्ट के लिए ये इरेज कर दूं क्या? हो गया तो सबका। देखो कैसे अंदाजा लगाना है। मान लेते हैं पहले मैं यहां पर ले लेता हूं एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहीं पर डायरेक्टली रखते जाता हूं वैल्यू। देखो एक्स की जगह 0 डालूंगा, वाई की वैल्यू क्या आएगी? 0 0। पॉइंट कहां पर आएगा? ओरिजिन, यहां पर आएगा कि नहीं? एक्स की वैल्यू 1 डालूंगा, वाई की वैल्यू क्या आएगी? कहां पर आएगा? पॉइंट यहां पर आएगा, 1,1। एक्स की वैल्यू 2 डालूंगा, वाई की वैल्यू 2 डालने पे 16, मतलब ये इधर पे कहीं आ जाएगा पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ग्राफ कैसा बन रहा है? ये कुछ ऐसा बन रहा है ना ग्राफ, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बन रहा है। क्या ये क्लियर हुआ? बताओ जल्दी। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव के लिए बना, नेगेटिव के लिए क्या बनेगा? अगर मैं एक्स की नेगेटिव वैल्यू डालता हूं
-1 डालूंगा तो क्या मिलेगा, +1, -2 डालूंगा तो क्या मिलेगा, +16। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो ये भी तो पैराबोला का ही ग्राफ बन रहा है। क्या फर्क है इस पैराबोला और पिछले पैराबोला में? वो थोड़ा फैला हुआ था, ये पिचका हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं? क्या देखो, ये थोड़ा ऐसा शार्प यू बन रहा है, वो थोड़ा ऐसा वाला यू बन रहा था। ये डिफरेंसेस है दोनों में, क्योंकि यहाँ पावर 4 आ गई, डिग्री ज्यादा हो गई, इसलिए वो ज्यादा शार्प हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, तो ग्राफ वैसा ही कुछ बनेगा। और यहाँ x की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है आपको, 1 से लेके 5। तो x इक्वल टू 1 मतलब ये वर्टिकल लाइन हो गई, x इक्वल टू 5 मतलब ये वर्टिकल लाइन हो गई, और बाउंड्री, तीसरी बाउंड्री को, चौथी बाउंड्री कौन सी है, एक्स एक्सिस है, तो ऑलरेडी यही है। मतलब आपको इसी टाइप के रीजन का ही एरिया निकालना है, ये वाला जो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 1 से लेके 5 y dx, और फिर उसके बाद y की वैल्यू पुट कर देना। y की वैल्यू पुट कर दोगे, x की पावर 4 आ जाएगा आंसर। सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है। 6 बहुत बड़ा नंबर आएगा ना कुछ, 1 से लेके 5, यहाँ x की पावर 4 dx ऐसा कुछ हो जाएगा। इंटीग्रेशन आ जाएगा x की पावर 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5। लिमिट आ जाएगा 1 से लेके 5, 5 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 बाय 5। 5 की पावर 5 कितना होता है, 625 इंटू 25। 3125, हाँ 3125 माइनस 1 मतलब 3124 बाय 5, ये आ गया इसका आंसर, यूनिट स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया, कंफर्म कर दो सभी, हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ठीक है, अब धीरे धीरे जब तुम लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो ये हो सकता है बिना डायग्राम के भी बना पाओ, समझ जाओगे कि y की वैल्यू दी हुई है, x एक्सिस से बाउंडेड है, मतलब क्या करना है, dx लगाना है, y dx लगाना है, और सीधे सीधे ये क्या हो जाएगी, लिमिट। सुन रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब बिना डायग्राम के ये कर सकते हो आराम से। हो सकता है तुमको स्कूल में वैसा भी तरीका बताए कि बिना डायग्राम के बता दे, लेकिन डायग्राम में क्या होता है, क्लियरिटी होती, गलती की गुंजाइश कम होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्वेश्चन और मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन। इसमें स्केच करने बोलता है, प्रॉपरली बोलता है स्केच करो फिर एरिया निकालो। तो पहले नोट करो क्वेश्चन को अच्छे से। हाँ, तो सारे मॉड्यूलस का ग्राफ वी के शेप में होता है। वर्टेक्स उसका जो होता है वो कहां पर आएगा, वो डिसाइड हम करते हैं मॉड के अंदर वाले नंबर को इक्वल टू 0 करके। हाँ, तो मॉड के अंदर वाले नंबर को इक्वल टू 0 कर दो, रफ वर्क है ना ये। x+3 को इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। मतलब ये जो वी शेप्ड बनेगा मॉड का ग्राफ, इसका वर्टेक्स कहां पर आएगा, -3 पे, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ये -3 पे आया, और यहां पर ये वाली जो वैल्यू होगी, ये थोड़ा सा मैं उतना अच्छा ग्राफ नहीं बनाया हूं। ऐसा बनाना चाह रहा था। ये -3 इधर पे आ जाएगा, -6 इधर पे आ जाएगा 0। ये पता है ना -6 और 0 क्यों मार्क किया मैंने, क्योंकि वहां पर लिमिट दी है -6 से लेके 0। ठीक है, और ये मॉड का तो ग्राफ ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, अब ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन 3 4 नंबर 5 नंबर के आते हैं। ठीक है, इसका सीधा शॉर्टकट बताता हूं, एकदम तुरंत आंसर कैसे पता चल जाएगा। वो प्रॉपर्टी भी लगेगा, उसके बिना भी होगा, सब कुछ तरीके से होगा। पहले एकदम शॉर्टेस्ट तरीका देख लो कि सही आंसर क्या होगा, कैसे पता चलेगा। सबसे पहले ना आपको जो एरिया निकालना है, वो एरिया कौन सा है वो समझ लो। वो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, समझ में आया कि नहीं ये चीज। मतलब कुल मिला के 2 ट्राइंगल है,
इमेजिन करो, देखो सारे बच्चे इधर ध्यान दो, इमेजिन करो इस ट्रायंगल को ऐसा घुमा दूंगा मैं, तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा ना, ठीक है, रेक्टेंगल बनेगा या स्क्वायर बन जाएगा? इसको ऐसा पकड़ के ऐसा घुमा दिया, स्क्वायर बन जाएगा ना। इसका लेंथ भी 3 हो जाएगा, इसका ब्रेड भी कितना हो जाएगा? 3, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आएगा? 9। दैट्स इट। समझ गए क्या? ठीक है, ये कैसे तुरंत पता कर सकते हो? कॉमन सेंस लगा के। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन से कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं हम लोग। तो इंटीग्रेशन से सॉल्व करने के लिए हम ये वाले पोर्शन, हम किसी भी एक पोर्शन का एरिया निकालते हैं, मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं किसी भी। हाँ, तो अपन को बाय का वैल्यू पता थोड़ी ना है, तो अपन अनुमान लगाया ना कि स्क्वायर ये देखिए, ये 0 से ये 3 है ना, ये भी 3 है, तो जब इसको ऐसा पलटेगा तो ये इसकी हाइट भी 3 हो जाएगी कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? दोनों का सिमेट्रिक पार्ट है ना दोनों, इसलिए। ठीक है, हाँ, अब देखो यहां पर इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करने के लिए आप क्या तरीका लो? आप ये वाले पोर्शन का एरिया निकालो, मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दो? 2 कर दो। तो उसको मैं क्या लिखूंगा? जो भी है मेरा इंटीग्रेशन, i इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, ये कहां से कहां तक आ जाएगा? -3 से लेके 0, -3 से लेके 0, और मॉड x प्लस 3, और इधर पे क्या आ जाएगा? ये dx। क्या ये समझ में आया? अब अगर ये -3 से बड़े वाले वैल्यू ले रहे तो मॉड हटाने पे क्या लेंगे? पॉजिटिव। यहां पर ये वाले -3 से बड़ा है तो मॉड हटाने पे हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। -3 से छोटा होता तो मॉड हटाने पे हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। ये क्लियर है ना कंसेप्ट? तो यहां पर हम सीधे सीधे मॉड हटा लेंगे और पॉजिटिव x प्लस 3 आ जाएगा, और इधर पे आ जाएगा dx। लिमिट हो जाएगी -3 से लेके 0। अब इंटीग्रेट करो जल्दी से इस पूरे टर्म को। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? x² / 2 + 3x। लिमिट आ गई -3 से लेके 0। अपर लिमिट में तो सभी 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट करो तो माइनस ये आ जाएगा -3² / 2 + 3 इंटू ये कितना आ जाएगा? -3। क्या ये क्लियर हो गया? कितना आ जाएगा ये? 2 टाइम्स कितना आ रहा है ये? -9/2 -9। हाँ ठीक है, माइनस होल बाहर निकालो, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? कुछ गलती हुआ है क्या? नहीं नहीं, ये हाँ सही बोल रहा है। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसको इसको ना एक होल में और माइनस आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट लगाते समय जो माइनस लगाते हैं वो वाला माइनस आएगा। आया क्या समझ में? अगर नहीं आया तो दूसरे तरीके से भी बता दे रहा हूं, जिसको अगर किसी को क्लियर नहीं हो, जिसको हो गया वो आगे सॉल्व करो, फाइनल आंसर निकालो। जिसको नहीं आया वो इधर पे देख लो। 2 टाइम्स क्या आ जाएगा? 0² -3 / 2 + 3 इंटू 0 -3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे डाल दिया, तो 2 टाइम्स इधर पे कितना आ जाएगा? -9/2 प्लस इधर पे कितना आ जाएगा? 9। तो ओवरऑल ये आ जाएगा 2 टाइम्स 9/2। तो फाइनल आंसर आएगा 9। आएगा क्या 9? समझ गए ना कैसे बता दिया था पहले? 9 आएगा, कैसे पता चलेगा? क्या ये हटा दूं? सर एक बार क्या चीज? इंटीग्रेशन वाला या बिना इंटीग्रेशन वाला, या ग्राफ? और किसको किसको प्रॉब्लम गई इसमें? नहीं, प्रॉपर्टी लगाओगे तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर सेम आएगा लेकिन स्टेप्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक सेकंड ना, सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर मान लो ये लिमिट 0 पे खत्म ना होके मान लो ये 2 तक जाती तो क्या हो जाता? तो उस केस में ये और आगे तक चला जाता, यहां तक चला जाता, तब वो शॉर्टकट तरीका काम नहीं आता जो मैंने बताया था।
तब वो तरीका काम नहीं आता, लेकिन अभी भी एक शॉर्टकट तरीका यहां पर लग सकता था। वो क्या है पता है? ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकालो, ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकालो, ऐड कर दो। तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? हाफ बेस इनटू हाइट। इसका बेस कितना है? 3। इसका हाइट कितना होगा? तो इसका हाइट निकालने के लिए ना यहाँ पर -6 डाल दो, तो इसका हाइट मिल जाएगा। इसका हाइट भी कितना आ जाएगा? 3। -6 यहाँ पर डालोगे ना तो y की वैल्यू मिलेगी, y मतलब उसका हाइट हो जाएगा। समझ गए ना? वैसे इसमें भी हाफ बेस इनटू हाइट लगा देना, तो उसका बेस कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 2 तक जा रहा है ना, मतलब बेस कितना हो जाएगा? 5 यूनिट्स हो जाएगा। हाइट कितना आएगा? तो हाइट निकालने के लिए x की जगह पे 2 डाल देना यहाँ पर, तो हाइट भी इसका कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। समझ गए ये चीज? ये तरीका बहुत काम आएगा, ध्यान रखना। देखो वो जो बिना इंटीग्रेशन वाला तरीका मैं बताया, वो सिर्फ तुम लोगों को एमसीक्यू में लगाना है या फिर अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए यूज करना है, लेकिन आपको फाइनल आंसर में इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा अगर सब्जेक्टिव में आता है तो। ठीक है, चलो एक आध और क्वेश्चन है मेरे ख्याल से मॉड वाले, उसको देख लेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इसका पहले डायग्राम बनाओ, सॉल्व करो, बताओ क्या रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, पहले डायग्राम बनाओ तो सभी। पूरा नहीं बना है मेरे ख्याल से। हाँ ये पूरा है, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ सबको पता ही रहता है, पढ़ चुके हैं 11 से तो हम लोग। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, पता है ना? हाँ, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से लेके कहां तक जा रहा है? ये 2 पाई तक। क्या ये क्लियर हो गया? बीच में एक और पॉइंट आता है, वाला पॉइंट क्या होता है? पाई वाला पॉइंट होता है। ठीक है, अब इधर पे ध्यान देना, लिखा क्या है? फाइंड द एरिया। सारे बच्चे अब सुन लो थोड़ा सा, ठीक है? यहां लिखा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। दिस कर्व मींस ये साइन एक्स हो गया, बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। x इक्वल टू 0 मतलब कौन सी लाइन हो गई? x इक्वल टू 0 मतलब ये लाइन हो गई। x इक्वल टू 2 पाई मतलब ये वाली लाइन हो गई। तो इन दोनों लाइंस के बीच में, और ये कर्व जो है वो x एक्सिस के बीच में जो एरिया बाउंड कर रहा है वो बताना है। समझ गए ना? मतलब आपको निकालना है ये वाले एरिया, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। समझ में आया क्या ये चीज? अब अगर तुम लोग सोचोगे कि चलो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लेते हैं, हमें तो पता है साइन एक्स है, साइन एक्स डीएक्स, लिमिट लगा दो 0 से लेकर 2 पाई, सीधा कर सकते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा पहले बताओ? माइनस कॉस एक्स। लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से लेके 2 पाई। अपर लिमिट डालोगे तो कॉस 2 पाई कितना होता है? 1। लोअर लिमिट डालोगे साइन 2 पाई क्या होता है? साइन 0 क्या होता है? कॉस 0 क्या होता है? 1। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पे क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 0। लेकिन एक्चुअल में 0 एरिया तो है नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमसे गलती कहां पर हुई? गलती ये हुई कि जब हम सीधे इंटीग्रेशन लगाते हैं ना, तो एरिया निकालते समय ना ऊपर वाला पॉजिटिव लेता है, नीचे वाले को क्या ले लेता है? नेगेटिव। और दोनों सेम एरिया, इसलिए काट के वो क्या बना देता है? 0। तो ये तरीका ध्यान रखना है, जब भी एरिया पूछेगा ना तो उसको 0 नहीं करना है हमें। समझ गए ना ये चीज? तो कैसे निकालेंगे? तो हम एक पार्ट का, इतने से पार्ट का इतने से हिस्से का बस एरिया निकाल लेते हैं और उसको मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया कैसे निकलेगा बताओ? क्या लगेगा इसके लिए इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, और क्या है, कौन सा कर्व है? साइन एक्स, और इधर पे क्या आ जाएगा? dx, और बाहर में मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 4। समझ में आएगी ये चीज? अब करो जल्दी। फोर। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स,
लिमिट आ जाएगी 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, अपर लिमिट डालोगे तो cos 90 0 होता है, माइनस लोअर लिमिट 1 हो जाएगा, तो -4 इंटू -1, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 4। समझ गए क्या सभी? बताओ जल्दी। बिल्कुल कर सकता है, कर ले, 4 आएगा उसमें भी आंसर। क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन एक्स dx, ऐसा बोल रहा है। तो 2 टाइम्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, तो माइनस निकला बाहर, और इधर पे क्या आ जाएगा? कॉस एक्स लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से लेके पाई, अपर लिमिट डाल तो कॉस पाई, माइनस लोअर लिमिट, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1 तो कितना हो जाएगा? -2 इंटू -2, आंसर 4 आएगा। समझ गए ना ये? तो वैसा करके भी निकाल सकते हो। हटा दो फिर ये क्वेश्चन में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिमेट्रिक था इसलिए अपन कर पाए ना, अगर tan वगैरह का देते पाए था। हाँ, ये जो बोल रहा है ये क्वेश्चन समझेगी नहीं। मान लो ये ऐसा होता और ये वाला ऐसा हो जाता, तो नहीं कर सकते थे वो तरीका। तो क्या करते? तो ये वाला एरिया अलग निकालते, ये वाला अलग निकालते, ये नेगेटिव आता, हमें पहले ही पता होता कि ये नेगेटिव आता। क्यों नेगेटिव? क्योंकि नीचे बन रहा है। फिर उसको हम पॉजिटिव बना देते और फिर दोनों को क्या करते? सम करते, ऐड कर देते। समझ में आएगी नहीं ये चीज? इसको अलग निकाला हमने, 2 आएगा, इसको अलग निकालोगे 2 आएगा, -2 आएगा, फिर उसको भी प्लस बना के फिर ऐड कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करके दिखाओ, डायग्राम बनाओ जल्दी, एनर्जी लाओ, जल्दी सॉल्व करो, 2 क्वेश्चन बचे, खत्म करना है फिर ये चैप्टर। हाँ डायरेक्ट बनाओ, कैसे बनेगा? डायरेक्ट बनाओ। हाँ गलत बनाओ, सही बनाओ, जैसे बनाओ, लेकिन बनाओ सभी। देखो पहले तो ये पता होना चाहिए एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है? आप वैल्यू डालो ना, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 8, ऐसा कुछ जाएगा, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव डालोगे एक्स तो वाई भी नेगेटिव आएगा। समझ गए ना ये चीज? तो ग्राफ ऐसा बनेगा। फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू ऑर्डिनेट्स, यहां पर इसने लाइन वर्ड यूज करके क्या वर्ड यूज किया? ऑर्डिनेट, लेकिन लाइन ही है एक्चुअल में वो। एक्स इक्वल टू -2 वाली लाइन, एक्स इक्वल टू -2 वाली लाइन ये हो गई, मान लेते हैं एक्स इक्वल टू -2 इधर पे आ गया, और दूसरी वाली लाइन है एक्स इक्वल टू 1 वाली लाइन, तो एक्स इक्वल टू 1 वाली लाइन ये वाली हो गई, एक्स इक्वल टू 1। अब क्या बोल रहा है? ये जो कर्व हमने बनाया, ये जो हमने ऑर्डिनेट्स बनाए, मतलब वर्टिकल लाइंस बनाई, और जो एक्स एक्सिस है, तीनों के बीच के रीजन का एरिया चाहिए। तो क्या वो एरिया पहचान गए कहां पर है? वो इस एरिया को निकालने बोल रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया प्लस, हाँ ये सिमेट्रिक है नहीं क्या? देखो जल्दी, नहीं है ये सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, तो यहां पर वो तरीका हम यूज नहीं कर सकते, एक निकाल के मल्टीप्लाइड बाय 2 नहीं कर सकते। समझ गए ना ये चीज? तो हमें दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाने के बाद। ये एरिया आएगा नेगेटिव, ये एरिया आएगा पॉजिटिव। समझ गए? चलो निकालो जल्दी। अभी भी कुछ डाउट? हाँ पूछ आदि, क्या डाउट है? ये वाला एरिया कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला लगाओगे? बताओ जल्दी, ये वाले एरिया के लिए इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाएंगे? -2 से लेके 0, y dx हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं यहां पर हम? y की वैल्यू क्या पुट करने वाले? एक्स क्यूब, ये आ जाएगा एक्स क्यूब dx। जल्दी कैलकुलेट करो, बताओ क्या आ रहा है? इसका सिर्फ 4 आ रहा है। और बाकी लोग क्या क्या ला रहे हैं आंसर? +1/4, -1/4, 4।
ओके, 0 की पावर 4 माइनस ऑफ -2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, मतलब ये जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 16/4, मतलब ये आ जाएगा -4। तो ये -4 आएगा, लेकिन एरिया इसलिए हम इसको क्या ले लेंगे, +4 ले लेंगे। समझ में आ गई ये चीज? तो इसका एरिया आएगा 4 स्क्वायर यूनिट। हाँ, अब उसका एरिया निकालो। इसका एरिया 1/4 आ रहा है, तो ऐड कर दो। इसका एरिया आ गया 1/4, तो दोनों को ऐड कर दो, 4 + 1/4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 17/4। क्या ये सबका आ गया, जल्दी बताओ। हटा दो इसको फिर मैं। अब देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ था, ऑप्शन ए देखते साथ तुरंत काट दो। क्यों, नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी काट दो। बच गया, दो ऑप्शन में ही तुक्का भी लगाना है तो भी थोड़ा दिमाग लगा के लगाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हाँ, इसमें हिंट दे दिया लेकिन हम हटा देते हैं हिंट को फिलहाल। चलो, हिंट को देखोगे और कंफ्यूज हो जाएगा, बिना हिंट को देखे बनाओ। पेपर भी देते हैं। नहीं, नहीं देता है, नहीं आता है, कैसे नहीं आता है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मॉड वाला क्वेश्चन ना पूछे। मॉड का एक क्वेश्चन होगा ही होगा तुम लोगों की। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? एक एक चीज पूछूंगा मैं, अगर पढ़ लिया तो बताओ जल्दी। पढ़ लिया ना सबने? पढ़ लिया? तो मैं ये बोल रहा हूं, ये बताओ कि भाई इसका ग्राफ कैसा बनेगा, बना के बताओ। नहीं आता? करेक्ट, सही बोल रहा है ये। इसका ग्राफ बनेगा, देखो ऐसा बनेगा इसका ग्राफ, इधर पे ऐसा बनेगा और इधर पे ऐसा बनेगा। हाँ, x³ के जैसा। x² के लिए क्या होता है, दोनों ऐसा हो जाता है ना, इधर ये वाला पार्ट नीचे पलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कैसे पता चला कि ऐसा बनेगा ग्राफ? तो या तो वैल्यू पुट करके देखो, या दूसरा तरीका, यहां पर ऐसा आ जाएगा वैल्यू। मॉड x हटाओगे तो एक बार x आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x²। मॉड x हटाओगे एक बार, क्या हो जाएगा, -x²। ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा। ठीक है, अभी इसमें वैल्यू कहां से कहां तक बोल रहा है, -1 से लेके +1। तो जो एरिया तुम लोगों को निकालना है, वो एरिया देखो कि कहां से कहां है। ये हो गया x = -1 और ये हो गया x = +1। मतलब आप लोगों को ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। तो दोनों सिमेट्रिक है और वैल्यू भी सेम आएगी, पता है हमें। ये नेगेटिव आएगा, ये क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो एक निकालो, मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दो, 2 कर दो। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1 y dx, और y की जगह पे क्या पुट करोगे, x²। 0 to 1 और इधर पे आ जाएगा x² dx। तो क्या आएगा इसका आंसर, x³/3, 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर, आंसर आएगा 2/3। ठीक है, आएगा 2/3, तो इंटू 2 करने के बाद ही आएगा 2/3। भाई लिमिट 0 से 1 है ना। ठीक है, कौन सा ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही आएगा। अच्छा, किसी को इसमें डाउट कि +x² कब लिया, माइनस? कोई डाउट नहीं ना इसमें? अगर होगा तो पूछ लेना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हाँ, हो गया, खत्म, इतना ही था एनसीईआरटी में। ठीक है, तो एनसीईआरटी में इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। होमवर्क है तुम लोगों का, 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एग्जाम्पल 1 2 3 4। एग्जाम्पल 1 2 3 4 अगली क्लास में मैं चेक करूंगा ये चारों एग्जाम्पल एनसीईआरटी के। फिर उसके बाद पीवाईक्यूज हम कर लेंगे। पीवाईक्यूज काफी डिफरेंट है एनसीईआरटी से, डिपेंड मत करना एनसीईआरटी के ऊपर, समझ गए ना। पीवाईक्यू नहीं बनेंगे एनसीईआरटी बनाने के बाद भी, इसके इसमें कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक क्लास और उसकी हम करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं, वाले रूम में, उस वाले रूम में। ओके, वेलकम।